वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग उस टॉपिक के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक हाउ पीपल वर लिंक्ड एज वन। कैसे डिफरेंट आइडियाज़ लोगों को लिंक कर रहे थे, दे वर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। नाउ मूविंग ऑन विद द टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड न्यू क्लास ऑफ पीपल। देखो बेटा, क्या होता है कि अर्लियर जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप में, तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड पेजेंट्स, तो मेन जो प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चरलिस्ट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में थी। पेजेंट्स को वो लोग फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में रखते थे और उनको पेमेंट नहीं करते थे, हाई रेवेन्यू लेते थे। बट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से ये होता है कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में नई क्लासेस का डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन। जैसे क्लासेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सोशल क्लासेस, दैट मीन्स पीपल वर्किंग। जैसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। तो जिनकी इंडस्ट्री होगी, जो ट्रेड कर रहे होंगे बड़े लेवल पे, और जो प्रोफेशनल्स होंगे इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बनेंगी और इनसे नई क्लास का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इनके पास इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होने से दे विल हैव मोर मनी, जिससे ये एक्सपेंडिचर कर पाएंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, लाइफ इम्प्रूवमेंट। देन मूविंग ऑन द टॉपिक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलिज्म अलाइड टू नेशनल यूनिटी। इसके पहले हम लोग PYQ देख लेते हैं। ये PYQ 2025 और 2023, मतलब इसी साल आपका रिपीट हुआ है और साथ ही साथ 2 साल पहले भी आया था। सेम क्वेश्चन था, हाउ वाज लिबरलिज्म अलाइड टू नेशनल यूनिटी इन यूरोप इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। कैसे लिबरलिज्म ने नेशनल यूनिटी में फर्दर किया लोगों का इंटरेस्ट, और कैसे ये दोनों चीज़ें लिबरलिज्म एंड नेशनल यूनिटी दोनों कैसे लिंक्ड हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इस टॉपिक से हमें क्या कंटेंट चर्न आउट करना है, जिसको कहते हैं कि हमको टॉपिक जो हमारे रिलेवेंस का होगा उसको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, लिबरलिज्म अलाइड टू नेशनल यूनिटी में आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी वर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म का सिंपल सा सेंस एक होता है, अगर आप बेसिक सिविक्स में पढ़ोगे, कि फ्रीडम, लिबर्टी के आइडियाज़ को जो सपोर्ट करे वो वाली आइडियोलॉजी होती है लिबरलिज्म। तो जो नई मिडिल क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी, इंडस्ट्री की वजह से डेवलपमेंट हुआ था, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, सो दैट ही और शी कैन डेवलप ऑन देयर ओन, अपनी पर्सनालिटी। इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोप में देयर वॉज सिस्टम ऑफ मोनार्की वेयर किंग वॉज अबव ऑल। बट लिबरलिज्म के सेंस में ये होगा कि किंग या फिर क्वीन या फिर लॉर्ड्स या फिर ड्यूक्स जो भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑल विल नॉट सुपरसीड या फिर बी अबव सिटीजन्स। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ अ कंट्री और अ नेशन विल फॉल अंडर लॉ इक्वली। पॉलिटिकली इसका मतलब होगा गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बाय कंसेंट, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। की मोनार्की नहीं होनी चाहिए, मोनार्की में किंग रूल करेगा, उसके एयर्स रूल करेंगे। बट डेमोक्रेसी में पीपल कैन इलेक्ट देयर रूलर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, जिससे वो अपने ग्रीवांसेस रख पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन मिल पाएगा। साथ ही साथ इसके बाद इन इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का सेंस क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। इसका भी एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
पहला तो था मिडिल क्लास का लिबरलिज्म कि इंडिविजुअल की फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिक स्फीयर। अब इकोनॉमिक स्फीयर में सेंस ये है, लिबरलिज्म इसमें क्या होगा कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। हम लोगों ने पढ़ा है स्टेट अंडर किंग्स क्या करेंगे, ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉर व्हाट, फॉर रेवेन्यू, क्योंकि उनको अपनी आर्मी मेंटेन करनी है, उनको अपने पैलेसेस मेंटेन करने हैं। फॉर दैट दे रिक्वायर मनी एंड फॉर दैट मनी टू कम वो मार्केट पे क्या करेंगे, स्टेट करेगा रिस्ट्रिक्शंस, गुड्स एंड कैपिटल टैक्सेस लगाएगा। तो इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब था कि मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए एज़ पर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। और अगर आप एक बात देखो तो इसके पहले ही एडम स्मिथ की एक बुक आ चुकी थी जिसमें उन्होंने बात किया था फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए मार्केट के सेंस में। तो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, जैसे एक मर्चेंट है 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता है अपने गुड्स को बेचने, तो उसको 11 डिफरेंट कस्टम्स पे करने पड़ते हैं कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में, और 5% अगर सब पे है तो कितना हो गया 55%। दैट मीन्स उसको 55% तो टैक्स पे करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उसका कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगा इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड जो क्रॉप है या फिर प्रोड्यूस है या फिर गुड है उसको मैन्युफैक्चर करने में या फिर ख़रीदने में। तो मतलब ओवरऑल उसके पास काफ़ी कम पैसा बचेगा, क्योंकि जो वो अमाउंट लगाएगा उसको रिकवर करेगा और फिर उसके साथ वो कस्टम्स भी पे करेगा। फिर इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन ऑफ ज़ोल्वेरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। अब इसका पर्पस क्या था, ज़ोल्वेरिन का पर्पस ये था कि जो ये 11 कस्टम्स देने पड़ रहे हैं इसकी जगह वी शुड ब्रिंग अ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ कस्टम्स सो दैट आपको सिर्फ कितने टैक्स पे करने पड़े, 30 से लेकर 2 कर दिया, तो रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 से 2। तो अब जो टैक्स वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था 30 कस्टम यूनियंस में या फिर अलग अलग जगह, अब वो सिर्फ 2 बार देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, सिंप्लीफाई, टैक्सेशन क्या हो जाएगा, टैक्सेशन रिड्यूस हो जाएगा और प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, ट्रेडर्स विल बी हैप्पी एंड कंट्री विल फ्लरिश या फिर नेशन विल फ्लरिश। फिर थर्ड पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेट मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू डेवलप। तो यहाँ पर रेलवे, क्योंकि स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो चुका है ब्रिटेन में, उससे रेलवेज़ का फर्दर प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेलवेज़। और रेलवे क्या करेगा, जब रेलवे में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेलवे मोबिलिटी इंक्रीज़ करेगा, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, इंटीरियर लैंड से एक्सटीरियर में लाना इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेलवेज़। और जब ये चीज़ हो जाएगी तो सारे गुड्स बहुत इजीली और कम प्राइस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे जा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसलिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी एक रोल प्ले करेगा, किसकी हेल्प से, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की हेल्प से।
तो अब आप देख रहे हो आपने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी अलग अलग। एक तो लिबरलिज्म है आपका इंडिविजुअल बेसिस पे, एक है आपका इकोनॉमिक, एक मार्केट। तो इकोनॉमिक और मार्केट आपका सिमिलर हो जाएगा। तो इसका सेंस यही है कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म जो लोगों का था, दैट वाज नॉट लिंक्ड टू वन पर्टिकुलर आइडिया, दैट वाज लिंक्ड टू मल्टीपल डिफरेंट एस्पिरेशंस जो उनकी खुद की थी। फिर मूविंग ऑन विद द PYQ। तो ये PYQ आपका 2024 में आया है, सेम जो हम लोगों ने कस्टम यूनियन में पढ़ा। ऑन प्रशन इनिशिएटिव जोल्वेरिन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड। इट वॉज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। सेम चीज़ें हैं कि कस्टम्स, नंबर ऑफ़ कस्टम्स ज़्यादा थे, उनको कम करना है और ईजी करना है लोगों का मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो बोथ A एंड R ट्रू हो जाएंगे और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में क्या होता है? नेपोलियन लूजेस इन बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का बैटल होता है, उसमें नेपोलियन को हरा दिया जाता है। इसके साथ यूरोपियन गवर्नमेंट्स में एक स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म आ जाता है। ये देखिए आपके MCQ का क्वेश्चन था, ये हाईलाइटेड भी है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि कंजर्वेटिव थॉट्स जिनके हों या फिर ऑर्थोडॉक्सी, पुराने विचार। तो कंजर्वेटिव्स जैसे ही नेपोलियन जाएगा, क्योंकि उसने कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे जो मॉडर्न थे और उनको उसने इम्प्लीमेंट किया सो दैट इजी फंक्शनिंग हो सके। बट जैसे ही वाटरलू के बैटल में उसको हराया जाता है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स दोबारा से एक स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म के साथ शुरुआत करती हैं। बट दिस कंजर्वेटिज्म विल हैव न्यू स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि चीज़ वही है, बस नई पैकेजिंग में। इसका अगर आप सेंस समझो कि चीज़ वही है, बस पैकेजिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात, पहले कंजर्वेटिव्स के थॉट देख लेते हैं। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो उनका पर्पस था मोनार्की होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं। चर्च होना चाहिए, सोशल हायरार्कीज, डिवीजन ऑफ क्लासेस कि जो रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स का डिवीजन है वो होना चाहिए। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे सिंपल सी हम बात करेंगे तो लैंडलॉर्ड्स की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की, और फ्यूडल लॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ की। साथ ही साथ इन्होंने देखा कि कंजर्वेटिज्म को कंटिन्यू करने के लिए वी नीड सम फीचर्स। दीज फीचर्स आर अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसलिए कि फंक्शनिंग डे टू डे बेसिस पर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू किंग अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। अ डायनामिक इकॉनमी, मतलब ट्रेड भी हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, और आपका इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप कर रही हैं, नॉट बेस्ड ओनली ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म करना। क्यों? फ्यूडलिज्म से क्या प्रॉब्लम थी? फ्यूडलिज्म से ये प्रॉब्लम थी कि मोनार्की में जब किंग हेड होता है, फ्यूडल्स उसके अंदर काम करते हैं, बट ओवर द टाइम क्या होता है कि अगर किंग के फैमिली में कोई और प्रिंस जब टेक ओवर करता है थ्रोन, और इफ़ ही इज़ वीक, तो फ्यूडल लॉर्ड्स अटेम्प्टेड टू ओवरथ्रो हिम और अपने आप को इस्टेब्लिश करने था किंग के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर फ्यूडलिज्म को हटाया गया। तो एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म इसलिए नहीं कि पेजेंट्स की बात है और पेजेंट्स के बेनिफिट के लिए, बट द सोल बेनिफिट वाज ऑफ रूलर, मोनार्की एंड चर्च, ताकि इन लोगों की पावर मेंटेन रहे। एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो इससे क्या होगा? एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स हो जाएगा और सर्फडम हटा देंगे, तो दे कैन शो पेजेंट्स
that we are good and want to change things for citizens benefit, जबकि ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें बस दिखाने के लिए। ठीक। देन द ट्रीटी ऑफ वियना एंड द रिटर्न ऑफ कंजर्वेटिव रिजीम्स। अब इसमें देखते हैं कि कैसे आगे कंजर्वेटिव रिजीम्स वापस आती हैं। तो 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, इनके साथ ट्रीटी ऑफ वियना होती है। और ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स में यूरोपियन पावर्स में कौन कौन सी कंट्री थी। तो ब्रिटेन थी, रशिया थी, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। मैंने अभी पहले ही बताया था, नेपोलियनिक कोड जो आया था उसने कई सारे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे और सोसाइटी में भी चेंजेस लाए थे। बट अब जो ट्रीटी ऑफ वियना होती है, कंजर्वेटिव रजीम्स इसको वापस से बंद करना चाहती हैं, नई पुरानी रजीम को कुछ चेंज फीचर्स के साथ लाना चाहती हैं और नया कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप स्टार्ट करना है। साथ ही साथ कंजर्वेटिव रजीम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी बातें चलाएंगे। दे विल नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। ये लोग क्या करेंगे कि आपको बोल दिया कि हाँ फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है, एबॉलिशन ऑफ सर्वडम कर दिया, बट फ्रीडम नहीं है, नो फ्रीडम, लिबर्टी नहीं है चीज़ों की। मतलब अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि गवर्नमेंट में चेंज होना चाहिए या फिर वो चीज़ सही नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर द रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द 80 years following 1815 to be revolutionary this time meant a commitment to oppose monarchical forms, जो ट्रीटी ऑफ वियना से हुआ था। मैंने बताया अभी आपको, ट्रीटी ऑफ वियना ने कंजर्वेटिव रजीम्स वापस लाए थे और मोनार्की इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो रेवोल्यूशनरीज का काम था कि वी वांट डेमोक्रेसी and we will not tolerate monarchy and despotism। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स वाज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो रेवोल्यूशनरी का पॉइंट्स था द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे मोनार्की से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो रेवोल्यूशनरीज़ का सीधा एक एजेंडा था नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन, और उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप मज़ीनी। गिउसेप मज़ीनी, बॉर्न इन जिनोवा इन 1805, बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। ये जो आपके पास फैक्चुअल डेटा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन MCQ की नेम वन इटालियन रेवोल्यूशनरी हु वाज बॉर्न इन जिनोवा इन 1805, या फिर इनका नाम दे दें और ईयर और सिटी पूछ लें। ठीक। ये क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, फर्स्ट यंग इटली इन मार्से एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको आपको पता होना चाहिए MCQ के लिए। मज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने सीधे गॉड से रिलेट किया कि गॉड ने जो कंट्री, जो वर्ल्ड बनाई है उसमें नेशंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और नेशंस ही नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है। इसके अलावा जो और भी सारी चीज़ें हैं, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। फिर मज़ीनीज़ रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड दी कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स को फ्राइटेंड होने का मतलब ये था कि मज़ीनी ने 2 सोसाइटीज़ पहले बात तो बनाई, तो लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे अपनी बात से। तो व्हेन ही वाज इन्फ्लुएंसिंग पीपल, कंजर्वेटिव्स वर वेरी एप्रीहेंसिव कि ये इन्फ्लुएंस अगर कर ले जाएंगे और लोगों को इन्होंने कर दिया तो देयर विल बी अनदर रेवोल्यूशन, व्हेन अनदर रेवोल्यूशन विल अकर
उससे फिर से प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैटरनिक ने डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या था? मोनार्की, रिच, देन पेजेंट्स एंड कॉमन पीपल। तो मैटरनिक ने कहा कि जो मजीनी है, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। तो ये लाइन मैंने इसीलिए अंडरलाइन करी क्योंकि ये आपके लिए स्टेटमेंट पूछ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि हु सेड दिस स्टेटमेंट। तो मैटरनिक ने ये दिया था स्टेटमेंट। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848। अब उसके पहले हम लोग उसका देख लेते हैं कि इस टॉपिक पे एमसीक्यू क्या आया है। तो इसमें जो आपका एमसीक्यू आया है, द फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। दूसरा था मैटरनिक वंस रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये देखिए, अभी मैंने स्टेटमेंट के ऊपर बात करी थी, तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपके पीवाईक्यू में 2022 में पूछा गया है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीक रेवोल्यूशन। अब ग्रीस में भी एक रेवोल्यूशन होता है, बट उसको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों? अभी हम बात करेंगे क्यों। बात ये होती है, द बर्बन्स किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एट इट्स हेड। तो लुई फिलिप को हेड बना के फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज 1815 में बर्बन किंग्स को ओवरथ्रो कर देते हैं। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from UK, United Kingdom of Netherlands। जुलाई में एक रेवोल्यूशन होगा जिसमें ब्रसल्स और बेल्जियम नेदरलैंड से अलग हो जाएंगे। और जो ग्रीक है वो ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से पार्ट रहा है। और ग्रीक को अगर आप देखो तो ग्रीक को एंशियंट टाइम से इम्पोर्टेंस दी जाती रही है। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सारे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स जो थे वो इसी रीजन से थे, एंड दे प्रेजेंटेड वर्ल्ड विद देयर थॉट्स ऑफ डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट करी थी, इसीलिए ग्रीक का एक इम्पोर्टेंस है। और साथ ही साथ ग्रीस को कंसीडर किया जाता है कि इट इज़ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब कि ग्रीस से ही शुरुआत होती है यूरोपियन सिविलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की गई थी जिनसे डेवलपमेंट हुआ आगे के नए मॉडर्न आइडियाज़ का। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है ऑफ 1832 विच रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है। देन रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब इसमें पहले पीवाईक्यू देखते हैं 2023 का, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। अब रोमांटिसिज्म का मतलब ये होता है कि किसी एक आइडिया को आपने बहुत मन से सोचा और उसी के अराउंड आप काम कर रहे हो। एक रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसमें आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स दैट यू आर सीइंग बट ऑन द बेसिस ऑफ थॉट प्रोसेस जो आपका है। किसी चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो उस सेंस में। और पैशनेट यहाँ पर सेंस होगा, एक कोई कल्चरल आइडिया हो सकता है, कल्चरल होमोजेनिटी हो सकती है, या फिर लैंग्वेज, कोई भी एक चीज़ हो सकती है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है, नेशनलिज्म सिर्फ इस तरीके से नहीं आता है कि एक कोई रीजन को कॉन्कर कर लिया और ये सारे रीजन में जितने लोग भी हैं ये सारे एक कॉमन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे, बट कल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कल्चर का यहाँ पे सेंस क्या है, आप अगर मॉडर्न नेशंस में भी देखो तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स में भी आप देखोगे आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक हेल्प करती है नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने में। जैसे जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वी सी नेशनल सॉन्ग्स,
लिखे जा रहे हैं, फ्लैग बनाया जा रहा है, भारत माता की इमेज बनाई जा रही है। ये सब क्यों? ये सब इसलिए कि जब विजुलाइज करेंगे, सुनेंगे, कल्चर देखेंगे कि हाँ हमारा पुराना कल्चर, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें इस एरिया को कंटिन्यूसली रिलेट करती हैं, तो ये हमारा कल्चर है। तो पीपल विल रिलेट मोर एंड मोर। जस्ट फ्रॉम वॉर या फिर बढ़ा के दूसरी टेरिटरी को ऐड कर लिया, उससे आप नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं ला सकते हो। लैंग्वेज भी एक रोल प्ले करेगी, म्यूज़िक एक रोल प्ले करेगी। देन अब हम लोग देखेंगे कि डेप्थ में रीजंस क्या हैं। जैसे ये भी आपके रीजंस थे, कल्चर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट। कल्चर के अलावा बाकी सारी चीज़ें कैसे आती हैं, कल्चर का ही जो सब पार्ट होंगी। उसमें सबसे पहले आएगा रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। इन्होंने कहा कि साइंस और रीज़न को हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर इन चीज़ों के बेसिस पर वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। मतलब ऑब्जेक्टिवली हम चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं। नेशन की अगर आप बात करो, जैसे इंडिया एक नेशन है, तो इंडिया की डिफाइंड बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, डिफाइंड बाउंड्रीज़ के अलावा, बट जो डिफाइंड बाउंड्रीज़ के अलावा हमें कंट्री से कनेक्टेड रखता है एक दूसरे से, दैट इज़ आर लव टुवर्ड्स दिस कंट्री। जैसे इफ़ एन NRI इज़ लिविंग, NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो बाहर रह के जॉब कर रहा है USA में, स्विट्ज़रलैंड में, सिंगापुर में, कहीं पे भी, वो अपनी कंट्री को भी प्यार करता है। उसके लिए कोई एक इमोशंस होंगे। अब वो फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, वो कंट्री से हो सकते हैं। तो इवन दो ही और शी इज़ आउट ऑफ द बाउंड्स ऑफ दिस बाउंड्री, बट स्टिल एक उसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से रोमांटिसिज्म में भी यही किया गया कि उसमें फोकस किया गया इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। इसका पर्पज़ ये था कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज हो, कॉमन कल्चरल पास्ट हो, जिसका बेसिस नेशन के लिए बने। तो एक कॉमन कल्चर पार्ट, कॉमन कल्चर किस में आ सकता है? IVC में आ जाएगा। एंशिएंट इंडिया में जब जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पायर्स देखते हैं। मिडीवल इंडिया में आते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पायर्स देखते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग ने देखा कि ओवर द टाइम हमारी कंटिन्यूड थी, बट ब्रिटिश के आने से वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी होंगी कि यहाँ पर लोग देखेंगे कि उनका पुराना कॉमन कल्चर क्या था। द जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among common people, दास वोक। कॉमन पीपल के लिए टर्म यूज़ होता है जर्मन में दास वोक। तो गॉटफ्रीड ने कहा कि अगर आपको एक्चुअली में कल्चर को समझना है तो आपको कॉमन लोगों के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज कॉमन लोग अभी भी, आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी रीजन में जाओ, जो कॉमन मिडिल क्लास जनता होती है वो अपने कल्चर से अभी भी रिलेट करके रहती है। तो एक्चुअल में कल्चर वहीं पे मिलेगा। और इट वॉज थ्रू फोक डांसेस, फोक पोइट्री एंड फोक सॉन्ग्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉक्स काइस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। क्योंकि फोक सॉन्ग्स क्या होंगे? वो लोकल होंगे, वो रीजनल होंगे, और वो लोकल हीरोज़ को, लोकल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक्चुअल में वहाँ का कल्चर होगा। देन रीजन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, इसी में आगे एम्फेसिस ऑन दी वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। अब एक बात आप समझिए, क्या बात यह है कि जैसे अगर हमको कोई चीज़ कन्वे करनी होगी, इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों के पास, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ कॉमन लैंग्वेज जो सब लोग समझें। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे वो लिटरेट हो चाहे वो इलिटरेट हो, अगर उसको हिंदी और इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन देनी है और इंग्लिश उसको नहीं आती है, या फिर जिसको इंग्लिश आती भी है, यू कैन कन्वे योर इन्फॉर्मेशन इन हिंदी एज वेल। तो ये लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई। जैसे पुराने टाइम से अगर रिलेट करिए आप, संस्कृत पूजा के टाइम पे करते थे ब्राह्मण्स, लैंग्वेज ऑफ द एलीट थी। लोकल के टाइम पे
प्राकृत, ये सारी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे बुद्धिज़्म के टाइम पे। तो इनसे क्या था, वर्नाकुलर का यूज़ इसीलिए होता है कि आप लोकल कॉमन मासेस से कनेक्ट हो पाओ। तो जब कॉमन मासेस से वर्नाकुलर लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट होंगे तो वो सिंगल नेशन को नेशनलिटी डेवलप करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक। देन उसके बाद हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब 1830s में क्या होता है कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। देखो, कोई भी चीज़ें होती हैं जब डेवलपमेंट होता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ इकोनॉमिक हार्डशिप। तो 1830s में ऐसी एक इकोनॉमिक हार्डशिप हुई कि मशीन मेड गुड्स से लोगों का कंपटीशन हो रहा था, क्योंकि मशीन मेड गुड्स चीपर थे और जो लोग हाथ से बना रहे थे या फिर मैनुअल लेबर कर रहे थे दैट वाज मोर एक्सपेंसिव। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लोग के पास कंपटीशन बढ़ जाता है और दे लैक मनी। साथ ही साथ लोग जॉब के सर्च में रूरल एरिया से माइग्रेट कर रहे थे सिटीज़ में, और सिटीज़ में कहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि प्रॉपर रहने की जगह नहीं थी तो ओवर क्राउडेड स्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद साथ ही साथ फूड प्राइस बढ़ जाएगा जब हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा, हार्वेस्ट वाज बैड, तो फूड प्राइसेस विल बी अप। द ईयर ऑफ 1848 वाज वन सच ईयर। इससे वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म मतलब होता है गरीबी। इससे हर जगह गरीबी फैलेगी क्योंकि हर कोई खा नहीं पाएगा, गरीबी और भुखमरी। तो जब गरीबी और भुखमरी होगी, क्यों, क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप ऑलरेडी है, और जब पैसा नहीं है जो सामान है वो ऑलरेडी महंगा है, तो जब वो खा नहीं पाएंगे तो गरीबी और भुखमरी रह जाएगी। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन दी। तो जब फूड शॉर्टेज होगी और अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसी का तो रिज़ल्ट ये है, तो पॉपुलेशन आके जनता जो है रिवोल्ट करेगी। रिवोल्ट एज इन ओवरथ्रो करने के लिए नहीं, बट अपनी बात रखने के लिए। तो नेशनल असेंबली क्या करेगी, नेशनल असेंबली रिपब्लिक को ग्रांट कर देगी सफरेज। मतलब अभी तक जो चीज़ें फिक्स थी कि कोई रिच पीपल या लैंडेड पीपल विल ओनली वोट, अब वो ऑल अडल्ट मेल अबव 21 वोट कर पाएंगे, और साथ ही साथ राइट टू वर्क उनको गारंटी हो जाएगा। सफरेज ग्रांट करने का पर्पज़ ये था कि लोगों में एक और पॉइंट था कि सिर्फ रिच लोग, जिनके पास लैंड है, जिनके पास वेल्थ है, वही लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट कर सकते हैं। जो पुअर पीपल हैं, जो पेजेंट्स हैं, वो वोट नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से ये चीज़ दी गई सो दैट लोगों का गुस्सा शांत हो और प्रॉपर फंक्शनिंग गवर्नमेंट की हो पाए। ठीक है क्लास, अब बाकी टॉपिक इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना, आप अच्छे से पढ़ो और जो चीज़ें रिवाइज़ करो और डाउट्स आप पूछते रहो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।